तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से करण और उसके बाकी मित्रों ने पूरे गांव वालों को बचाया था। वहीं सारे गांव वालों को पता चल चुका था कि करण और उसके मित्र अच्छे इंसान हैं। साथ ही सब कुछ ठीक हो जाने के बाद गांव वाले करण और बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब आगे। बच्चों, आप सभी ने हमारी सहायता करके हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। हाँ बच्चों, हम गांव वासी आप सबके शुक्रगुजार रहेंगे। आप ऐसा मत कहिए, हम सभी ने जो भी किया वो हमारा कर्तव्य था। अभी तो इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत का खात्मा ही नहीं हुआ है। हाँ, उसने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको इतना कौन परेशान करता है? ऐसा कौन है जो आप सभी का जीना मुश्किल कर रहा है? बच्चों, क्या बताएं, कुछ समय से हमारे गांव वालों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। एक राक्षस है जो हमारे गांव में हर महीने आता है और तबाही करके चला जाता है। अच्छा अम्मा, पर वो यहाँ आकर ऐसा क्या करता है? बेटा, वो हर महीने हमारे गांव में आता है और अपनी शक्ति से गांव के बहुत से लोगों को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि बेहद ही खतरनाक है। हाँ, उसके मुंह से एक भयानक तेज हवा निकलती है, जिससे सभी लोग खींचकर उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है उसके पास? हाँ बेटा, उसकी शक्ति इतनी तेज है कि हमारे गांव में तूफान सा छा जाता है और वो सब लोगों को अपने मुंह की तरफ खींचने लगता है। अब 2 दिन बाद फिर से 1 महीना पूरा होने वाला है और वो दुष्ट फिर से हमारे गांव में आ जाएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ना जाने अब कितनों की जान फिर से जाने वाली है। हाँ भाई, बहुत ही डर लग रहा है। आप सभी परेशान ना हो, हम सब यहाँ पर हैं ना। हम आप सबकी सहायता अवश्य करेंगे और उस राक्षस का नाश भी करेंगे। हाँ, वधिराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आप सभी की सहायता करेंगे और सहायता करे बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा बाबा, आप सभी चिंता ना करें। परंतु बेटा, हमारा तो गांव उजड़ चुका है। अब हम सब कहाँ रहेंगे? हाँ करण, अब क्या होगा? ऐसे में हमें केवल ईश्वर को स्मरण करना चाहिए मित्र। बेटा, भगवान को सच्चे मन से याद करोगे तो वो यहाँ जरूर आएंगे और हमारी सहायता करेंगे। तो चलो सभी लोग हाथ जोड़ो और ईश्वर का भजन करो। ठीक है करण? तो इसके बाद सभी लोग अपने हाथ जोड़ते हैं और भगवान को याद करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक आसमान में बेहद चमकदार रोशनी दिखाई देती है, जिससे सभी लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये ईश्वरीय चमक ही है बेटा। ईश्वर हमें इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये भगवान का ही अवतार है। वो देखो, बाढ़ का पानी अपने आप कम हो रहा है। हाँ देखो, इसी शक्ति से सब ठीक हो रहा है। वाह! सभी लोग अपने हाथों को ऊपर करके जोर से जयकारे लगाने लगते हैं और इसके बाद गांव में आई हुई बाढ़ खत्म होने लगती है और बाढ़ खत्म होने के बाद वहां पर फिर से गांव बस जाता है। इसका मतलब भगवान भी हर जगह हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ वधिराज, नेक रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। इसके बाद वधिराज सभी गांव वासियों को धीरे धीरे करके उसके नए बसे हुए गांव में छोड़ देता है और इस प्रकार इनकी ये समस्या खत्म हो जाती है। आज बहुत खुशी का दिन है। आज तो दावत की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, हमें तो मानो नया जीवन मिला है। इन नेक लोगों ने हमारी सहायता की है, हमें इनके लिए दावत रखनी चाहिए। अरे वाह, आज फिर लजीज खाना मिलेगा। मजा ही आ जाएगा दोस्तों, जमकर खाएंगे। शुक्र है, इतने दिन बाद खाना तो मिलेगा। हमें तो मिलता ही रहता है कहीं ना कहीं। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ वधिराज। तो शाम को सभी गांव वासी करण और उसके बाकी मित्रों के लिए दावत की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा भोजन तैयार करते हैं। लेकिन वही करण को इंतजार था उस राक्षस को खत्म करने का। करण, क्या सोच रहे हो? उसी राक्षस के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ राजकुमारी जी। तो करण, क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? कैसे नाश करेंगे हम उसका? हाँ वधिराज, मैंने एक अच्छा उपाय सोचा है। जो भी करना है मिलकर करेंगे। और करण ये उपाय सभी को बताता है। वाह करण, तुम बिल्कुल कमाल के हो। तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। उपाय बनाने में तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं करण। हाँ, आखिर दोस्त है किसका? मेरा ना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और हम तो ऐसे ही हैं। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब करण और उसके मित्रों को उस राक्षस का सर्वनाश करना था। बस अब ना जाने वो राक्षस कब आएगा। आपके बाईं तरफ जो वृक्ष लगा हुआ है
वो वृक्ष जब झुक जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि वो राक्षस आने वाला है। अच्छा, ये संकेत है उसके आने का। तो सभी मित्र उस वृक्ष की ओर बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। इंतजार करते करते शाम हो जाती है कि तभी वो वृक्ष थोड़ा सा झुक जाता है और सभी लोग सचेत हो जाते हैं। देखो, वृक्ष झुक रहा है, लगता है वो आने वाला है। हाँ, सही कहा। सभी लोग सचेत हो जाओ। हे भगवान, हमारी सहायता करना। तभी वहां पर एक बड़ा सा राक्षस आता है जिसका शरीर काफी बड़ा है और उसके बड़े बड़े सींग और पंजे हैं। इतना बड़ा राक्षस, इसके सींग और पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। दोस्तों, सभी लोग सावधान हो जाओ। हाँ बुलबुल, जीत हमारी ही होगी। तो जैसा कि करण ने उपाय बताया था उस हिसाब से सभी गांव वाले चलते हैं। सभी लोग उस राक्षस को देखते ही गांव के दाईं तरफ भागने लगते हैं। गांव वालों, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग जितना भी प्रयास कर लो, मूर्खों, मुझसे नहीं बच सकते। वहीं दूसरी ओर सभी गांव वाले अफरा तफरी मचा रहे हैं और डर के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये राक्षस अब धीरे धीरे गांव वालों की तरफ ही बढ़ रहा है। हाँ, करण जानबूझकर उसे वहाँ पर जाने दे रहा है। यही तो चाल है। मधिराज भी राक्षस के पीछे पीछे जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? शुगर, करण की बुद्धि का कमाल देखो तुम आज। वही राक्षस जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां 7 लोग उसकी तरफ पीठ खड़े हुए खड़े हैं। क्या बात है, लगता है थक गए हैं और आज इन लोगों ने अपना बलिदान करने का निर्णय लिया है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मित्र, जाओ और जल्दी से इन सभी को तुम अपनी शक्तियों से खींचकर मार डालो। तुम हम पर कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हो, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मित्र, मैं भी राक्षस हूँ, मैं सब समझता हूँ। तुम बहुत भूखे होगे तो तुम्हें इनको खा लेना चाहिए। तुम सही कहते हो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे इनको अब जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। तो वो राक्षस बिना सोचे समझे उन 7 आदमियों को खाने का निर्णय बना लेता है। वो जल्दी से अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह की हवा से 7 आदमी उसके मुंह की तरफ खींचने लगते हैं। बुलबुल और सुनहरी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये पापी राक्षस, ये तू क्या कर रहा है? तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। छोड़ दे इनको दुष्ट। वहीं राक्षस बड़े आराम से उनको अपने मुंह में खींच लेता है और उन्हें निगल जाता है। लेकिन उन्हें निगलने के थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में बहुत पीड़ा होने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अब आया ना मजा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तू हम लोगों को पकड़ने के लायक बचेगा तब ना। दुष्ट पापी, एक तो गलती करता है और फिर ऐसी बातें करता है। आखिर तुम सबने मेरे साथ क्या किया है? तूने जिन लोगों को खाया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो सभी पुतले थे, और जिनके अंदर बारूद और जहर लगी हुई तलवारें हैं जिन्हें तू खा चुका है। उनके कारण ही तेरे शरीर का हर एक अंग अंदर से नष्ट हो रहा है। दुष्ट पापी, देख तेरी इस भूख ने आज तेरी ही जान ले ली। तूने बिना सोचे समझे ही उनको खा लिया और देख तेरा क्या हाल हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी जान को बख्श दो। देख ले, पहले तू हमें बख्श देने की बात कर रहा था और अब देख तेरे साथ ही क्या हो गया। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। वहीं राक्षस दर्द में तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है और उन सब से अपने प्राणों की भीख मांगता है। ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, परंतु तुम्हें हमसे ये वादा करना होगा कि तुम कभी भी इन गांव वालों को परेशान नहीं करोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं अपने राक्षस लोग की कसम खाता हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। नहीं करण, अगर इसकी ये बात झूठ हुई तो ये हम सबको मार देगा। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वहाँ सारे गांववासी भी आ जाते हैं। इसे बचाने की मत सोचो, ये राक्षस है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। दुष्ट अब क्यों रो रहा है? जब हमें तकलीफ देता था तब कहाँ थे ये आंसू? हाँ, मरने दो इसे, ये इसी लायक है। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे बचा लो। करण, हमें इसे बचा लेना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन अब इस राक्षस को कैसे बचाया जाए? नहीं नहीं, मत बचाओ इसे। उसे अपनी गलतियों पर पश्चाताप है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
तो करण अपनी बातों से सभी गांव वालों को उस राक्षस को बचाने के लिए मना लेता है। राजकुमारी जी, हमें इसे बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। हमें रानी कविता को बुलाना होगा। हाँ राजकुमारी जी, आप सही कह रही हैं। आप जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। और सुनहरी चिड़िया एक मंत्र पढ़ती है जिससे कविता वहाँ पर आ जाती है और चिड़िया सारी बात कविता को बता देती है। ठीक है, मैं इस राक्षस को बचाने का प्रयास करती हूँ। पर आप क्या करने वाली हैं? मुझे इस राक्षस के भीतर जाना होगा, लेकिन ये तो जानलेवा हो सकता है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, प्रयास तो करना ही होगा। तो कविता उस राक्षस के मुंह में प्रवेश करती है और उन सभी तलवारों और बारूद को उसके पेट से निकालने का प्रयास करती है, परंतु कविता से ये कार्य नहीं हो पाता, तो वो बाहर आ जाती है। राजकुमारी, यह कार्य मेरे बस का नहीं है। अब क्या करें कविता? मुझे अपने राज्य के एक बालक मानक को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। उसके पास जादुई शक्ति है जिससे वो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता है। ठीक है कविता, तो उन्हें यहाँ जल्दी से बुलाओ। वहीं दूसरी ओर राक्षस दर्द से करहा रहा है। हाँ राजकुमारी। तो कविता अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र बोलती है जिससे वहाँ पर एक 19 साल का बालक आ जाता है जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। कविता उसे सारी बात बता देती है। तो मानक, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? मैं आपकी सारी परेशानी समझ गया हूँ। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा रानी कविता। तो इसके बाद मानक उस राक्षस के पेट के अंदर जाता है और सभी बारूद और तलवारों को चुटकी बजाकर उसके पेट से बाहर निकाल देता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाई, लगता है ये बहुत ही शक्तिशाली है। तभी राक्षस उठता है और सभी को प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। तुमने जो किया उन कर्मों को भूल जाओ, परंतु भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करना। जी महाराज, आप जैसा कहें। करण, आपका ये उपाय तो बिल्कुल सही बैठा। हाँ शुगर, मैंने कहा था ना कि तुम अब करण का कमाल देखना। देखा है ना कमाल? हाँ बिल्कुल। मानक ये उपाय मेरा था, परंतु मानक और रानी कविता की सहायता के बिना ये संभव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। करण और बाकी मित्र भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि राक्षस वाली समस्या अब दूर हो चुकी थी। सारे गांव वासी भी करण और उसके मित्रों का शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद करण, आप और आपके सभी मित्र बहुत ही कठिन मार्ग पर चल पड़े हैं। हाँ रानी कविता, लेकिन हमें हर कीमत पर राजकुमारी जी की सहायता करनी ही है। हाँ, भला उसके लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। हाँ जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी की सहायता के लिए आपको मानक की शक्तियाँ दे दी जाएं। लेकिन वो कैसे संभव है? मेरे पास आओ, मैं दिखाती हूँ। तो कविता करण के हाथ को पकड़ती है और मानक के हाथ पर रख देती है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद मानक की वो शक्ति करण के अंदर आ जाती है। जब आपकी ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी, तब मेरी ये शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। वाह, ये तो अद्भुत है। अब तो करण और भी अच्छे से शत्रुओं का सामना कर पाएगा। अब हम दोनों चलते हैं। अलविदा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानक। तो इसके बाद कविता और मानक वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सभी को भी यहाँ से जाना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी। अच्छा वधिराज, अब मैं भी यहाँ से जाती हूँ। लेकिन क्यों रानू? मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, परंतु मेरी वजह से तुम लोगों को और भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुझे क्षमा करना। ऐसी कोई बात नहीं है रानू, आपका कोई भी इरादा बुरा नहीं था। हाँ रानू जी, परंतु आप संभल कर रहिएगा क्योंकि इस मार्ग पर काफी खतरा है। ठीक है बुलबुल। और रानू भी वहाँ से चली जाती है। गांववासी अभी तक वहीं थे। गांव वालों, अब हम सबको भी जाना होगा। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप सबकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बच्चों, हम सभी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो वे लोग जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक वहाँ से विशाल आकार का लाल रंग का भयंकर राक्षस रक्तम आ जाता है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं। फिर से एक और राक्षस। ये यहाँ हो क्या रहा है? मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखो तो कितना भयानक है ये। 3 सींग है इसके। पर अब ये छिपकली जैसा राक्षस कौन है आखिर? पता नहीं, कहीं इसको उसी राक्षस ने तो नहीं भेजा अपना बदला लेने के लिए। हाँ, हो भी सकता है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तभी राक्षस रक्तम अपनी चुटकी बजाता है और वहाँ पर उसकी सेना आ जाती है। गांव वालों, सभी लोग दूर चले जाओ और आप सब घबराइएगा मत। हम आप सभी को कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों तैयार रहना, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सभी तैयार हो जाओ।
रक्तम के सैनिक उन सभी की ओर बढ़ने लगते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन कर्ण के पास अब पहले से ज्यादा ताकत आ चुकी थी, इसलिए वे सभी सैनिकों का सामना बड़ी बहादुरी और चतुराई से कर रहे थे और धीरे धीरे एक एक करके वे लोग उसके सैनिकों को मारते जा रहे थे। तभी रक्तम टॉबी को उठा लेता है। तू इन सभी का बहुत प्यारा है ना, तो सबसे पहले तुझे ही मौत के घाट उतार देता हूँ। दुष्पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे नहीं पता कि अगर तूने ऐसा किया तो इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, जो कि अत्यंत बुरा होगा। छोड़ मुझे। एक जानवर होकर ऐसा साहस, वाह, अब तू नहीं बचेगा। हाँ, और फिर तू भी नहीं बचेगा। आजमा कर देख ले। मेरे सामने अपने प्राणों की भीख मांगने के बजाय तू यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रुक जा, तुझे अभी जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार देता हूँ। करण, करमजीत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहीं कर्ण और बाकी लोग तो राक्षसों को मारने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब टॉबी की जान खतरे में है। तभी शुगर की नजर टॉबी पर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, मेरी आवाज तो किसी तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ बहुत भीड़ है और सभी लोग अपने प्राण की रक्षा करने में लगे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ? तभी सुनहरी चिड़िया की नजर टॉबी पर पड़ जाती है। करण, करण, टॉबी को बचाओ जल्दी। वहीं रक्तम टॉबी को जोर से अपने हाथों से नीचे फेंक देता है, नहीं। लेकिन तभी खुशकिस्मती से करण जल्दी से चुटकी बजाता है, जिससे टॉबी नीचे गिरते वक्त गायब हो जाता है और आराम से जमीन पर पहुंच जाता है। टॉबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये सब मानक की दी हुई शक्तियों के कारण हुआ। मैं बच गया शुगर। शुगर बहुत खुश होती है और टॉबी को गले लगा लेती है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं बहुत डर गई थी। अरे शुगर, तुम रोती क्यों हो? और डरो मत, क्योंकि मेरे साथ मेरे इतने बलवान और बहादुर मित्र जो हैं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। रक्तम, तूने टॉबी को मारने की कोशिश की, ये तूने अच्छा नहीं किया। वहीं अब करण रक्तम से युद्ध करने लग जाता है, लेकिन वही करमजीत यह देखता है कि जैसे जैसे वे लोग रक्तम के सैनिकों को मारते जा रहे हैं, वैसे ही जैसे उनकी संख्या भी दुगनी होती जा रही है। ये सैनिक तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कैसी माया है? करमजीत, अब हम क्या करें? हम सब कब तक लड़ते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल तो लड़ते रहो बस, जीत हमारी ही होगी, हिम्मत मत हारना। हाँ, हमें अपने साथ इन गांव वालों की भी रक्षा करनी है, नहीं तो ये राक्षस बेचारे इन मासूम गांव वालों को मार कर खा जाएगा। हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वहीं अब सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सभी लोग थकने लगते हैं। ये कैसा मायावी राक्षस है, उसकी सेना बढ़ती जा रही है। हाँ करण, अब तो हम सब भी लड़ते लड़ते थक रहे हैं। क्या करे करण? वहीं दूसरी ओर रक्तम उन गांव वालों में से करीब 10 लोगों को अपनी हथेली में रख लेता है और अपने मुंह में डालने वाला ही होता है कि तभी अचानक से वो राक्षस वहां आ जाता है जिसकी जान करण ने बचाई थी। वो देखो, ये तो वही राक्षस है जिसकी हमने जान बचाई थी। हाँ, वो उससे लड़ रहा है। ये उस राक्षस से हमारी सहायता करने के लिए आया है। और तभी वो राक्षस रक्तम का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके मरने के साथ ही सारे सैनिक भी गायब हो जाते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम इसके लिए पछतावा क्यों कर रहे हो? रक्तम मेरे बचपन का मित्र था। जब मैं अपने राज्य में वापस गया तो वहाँ पर सभी को यहाँ की सारी बातें बताई। तभी रक्तम मेरे हार जाने पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो तुम सभी का खात्मा कर देगा। तो वो बदला लेने आया था? हाँ, परंतु मैंने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया। उसने मेरी बात नहीं मानी और ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। राक्षस अपने मित्र को मारकर बहुत दुखी था। मित्र, दुखी मत हो। रक्तम ने गलत किया था तो उसे गलत कर्म का दंड मिला। हाँ, वो इसी का पात्र था। हाँ, अब ज्यादा दुखी ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्त, ज्यादा शोक मत मनाओ। माना कि वे आपके मित्र थे, परंतु आपको उनके बुरे कर्मों को भी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। बहुत समझाने के बाद राक्षस थोड़ा शांत होता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। वहीं करण और उसके मित्र भी गांव वालों से अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। घंटों चलने के बाद अचानक करण एक जगह पर रुक जाता है। ये करण को क्या हो गया अचानक? आज करण काफी दुखी लग रहा है। चलो पूछते हैं क्या बात है। क्या हुआ करण? तुम इतने उदास क्यों हो? वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि करण काफी देर से बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। मुझे पक्का पता है कि करण अपनी माँ को याद कर रहा है ना करण? हाँ टॉबी, तुमसे अच्छा मुझे कौन समझ सकता है भला। हाँ करण। करण परेशान मत हो, तुम जल्दी ही अपनी माँ से मिलोगे। हाँ करण, ये शुभ दिन भी जल्द ही आएगा। आप सब सही कह रहे हो, मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, पर मुझे बहुत याद आ रही है माँ की। कहीं करण को भूख तो नहीं लगी? तभी दुखी है।
हाँ हाँ, जैसे तुम भूखे होने पर दुखी हो जाते हो। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो पेड़ों से फल तोड़कर खाते हैं। सभी मित्र उसी जगह पर रुकते हैं। लव कुश और बुलबुल पेड़ों से फल तोड़ने लगते हैं। तभी वदिराज देखता है कि फलों का रंग बदल रहा है। मित्रों, इन फलों को मत खाना, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम तीनों जल्दी से इन्हें फेंक दो, ये फल मायावी है। तो लव कुश और बुलबुल जल्दी से उन फलों को फेंक देते हैं कि तभी अचानक से जमीन पर गिरे वो फल इंसान जैसे रूप में बदल जाते हैं। अरे ये तो इंसानों जैसे बन रहे हैं। ये तीनों तो जादुई इंसान हैं। इन दोनों लड़कियों की तो नागिन जैसी पूंछ है और इनकी जीभ भी नागिन जैसी है। इनके साथ ही लड़का भी है। ये यहाँ क्यों आए हैं? फिर से मुसीबत आ गई। इससे अच्छा तो ना ही तोड़ते फल। आखिर कौन हो तुम लोग? और तभी सामने से घोड़े पर सवार 4 लड़के आते हैं जो कि किसी राज्य के राजकुमार थे। अब ये चारों कौन है? ये तो कहीं के राजकुमार लगते हैं। वाह, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। कौन है आप? अभी पता लग जाएगा। और अचानक से करण और उसके बाकी मित्र बेहोश हो जाते हैं। वहीं कुछ घंटों बाद बदिराज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन्हें किसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। उठो करण, करमजीत, देखो ये हम कहाँ आ गए हैं। सभी लोग एक एक करके उठने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारे हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? ये तो कोई काल कोठरी है। हाँ, हमें बंदी बना लिया गया है। लेकिन हमने किया क्या है और ये कौन सी जगह है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम किसी राजा के महल में हैं। तभी बाहर इतने सारे सैनिक खड़े हैं। उनकी बातों का शोर सुनकर 2 सैनिक उनके पास आ जाते हैं। हमें क्यों बंदी बनाया है? जाने दो हमें। आखिर तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? हमें अपने राजा के पास ले चलो, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है। हाँ, हम सबको जाने दो। आखिर हम सबने क्या किया है जो तुम लोगों ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है? उनकी ये बातें सुनकर सारे सैनिक हंसने लगते हैं। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब ज्यादा शोर मत मचाओ, अब यहाँ से राजा की सवारी निकलने वाली है। चुप रहो। आखिर कौन सा राजा है और हमसे क्या चाहता है? तभी सामने से राजा की सवारी निकलती है जहाँ घोड़े पर एक बूढ़ा राजा बैठा होता है जो काफी दुखी लग रहा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, वो राजा तो हमारी तरफ ही देख रहा है। हाँ राजकुमारी जी, और वो चारों राजकुमार भी उन्हीं के पास खड़े हैं। वे आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच कोई बहस चल रही है। हाँ, शायद वो राजा हमें यहाँ देखकर परेशान है, इसलिए अपने बेटों से बात कर रहा है। लेकिन उसके बेटे उसे यहाँ तक आने ही नहीं दे रहे। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक उपाय सोचा है। आप सभी ने देखा ना उस बूढ़े राजा को? वे काफी परेशान लग रहे थे। देखकर लग रहा था कि वो अपने बेटों के इस निर्णय से परेशान है। तो हम यहाँ से निकलने में उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। आखिर वे उनके पिता हैं। हाँ, वही तो। परंतु एक बार हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। करमजीत, तुम इस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके राजा के पास जाओ और उनसे इसके बारे में बात करो और चुपके से वहाँ से खजाना घर की चाबी लाकर पहले राजकुमार के कमरे में रख देना। और इसके बाद करण सभी को आगे की योजना बताता है। लेकिन हमें पहले इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। मुझे पता है क्या करना है। हमें बस इस अंगूठी के जादू से टॉबी को हवा में उड़ाना होगा और जब टॉबी बोलेगा तो ये सैनिक हैरान रह जाएंगे और अंदर देखने जरूर आएंगे। हाँ करमजीत, सही कहते हो तुम। तो करण जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके टॉबी को हवा में उड़ा देता है। सैनिकों, यहाँ आओ। तभी दोनों सैनिक पीछे मुड़कर देखते हैं तो टॉबी हवा में था। ये है क्या? ये कुत्ता हवा में उड़ कैसे रहा है? और ये तो बोल भी रहा है। ये कौन सा मायावी कुत्ता है? कुछ तो गड़बड़ है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। तभी वो सैनिक दरवाजा खोलते हैं और अंदर आकर देखते हैं। सैनिकों के अंदर आते ही करमजीत और करण उन दोनों के सिर पर प्रहार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और सभी कोठरी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद करमजीत उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और राजा के कमरे में जाकर खजाना घर की चाबी पहले राजकुमार के पास रख आता है। अब मैंने चाबी तो रख दी है, लेकिन मुझे राजा से इस बारे में बात करनी होगी। तो करमजीत वहाँ से राजा के पास जाता है और खुद को राजा के सामने प्रकट करता है। महाराज, आपको मेरा प्रणाम। तुम यहाँ, तुम कोठरी से बाहर कैसे आए? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? आखिर क्या हो रहा है? मैं भी नहीं जानता कि मेरे बेटों ने तुम सब मासूम लोगों को बंदी क्यों बना लिया। तो राजा जी, आपको इसमें हमारी मदद करनी होगी। मेरे सभी दोस्त बेवजह ही फंस गए हैं, लेकिन भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे चारों बेटे मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे पता है कि हमें क्या करना है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है। और करण ने जैसा कहा था वैसा ही करमजीत करता है। उतनी देर में सारे राजकुमारों को पता चल चुका है कि खजाने घर की चाबी पहले राजकुमार के पास है। तो लगता है उसे यहाँ का राजा बनना है। और पिताजी ने उसे चाबी दे कैसे दी? हमें नहीं दिखे क्या? हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे मिलनी चाहिए थी चाबी। तो अब वक्त आ चुका है उसे मारने का, नहीं तो पिताजी
कल उसे यहाँ का राजा घोषित कर देंगे। और इतना निर्णय लेने के बाद तीनों राजा पहले राजकुमार को तहखाने के पास बुला लेते हैं। क्या हुआ भ्राता, आप सभी ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? दरअसल हम सबको आपसे कोई गुप्त चर्चा करनी है, क्योंकि हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें मिलकर योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, और आपको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि हमारी योजना किसी को भी पता ना चल पाए। और तीसरा राजकुमार एक नक्शा निकालकर पहले राजकुमार को दिखाने लगता है। ये देखिए, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। वहीं जब पहले राजकुमार का ध्यान उन सभी की बातों में रहता है और नजर नक्शे में रहती है, उसी वक्त दूसरा और तीसरा राजकुमार उस पर पीछे से वार कर देते हैं और पहला राजकुमार वहीं पर मर जाता है। करण, मुझे आभास हो रहा है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैं राजा के पास ही जा रहा हूँ, करमजीत वहीं होगा। तो करण जल्दी से राजा के पास पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मैं करण हूँ, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? और ये तुम्हें कैसे पता? अभी ये समझाने का वक्त नहीं है महाराज। हाँ करण, जल्दी से उन राजकुमारों को ढूंढो। महाराज, आपके चारों बेटे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब क्या करें करण, इतने बड़े महल में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? राजकुमारी चिड़िया, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कीजिए और हमें बताइए कि आखिर वो लोग कहाँ हो सकते हैं। तभी चिड़िया आंखों को बंद करती है और उसे आभास होता है कि वे सभी लोग तहखाने में हैं। वो लोग तहखाने के पास हैं। जल्दी से चलो तहखाने के पास। ढूंढते ढूंढते वे लोग तहखाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों छोटे राजकुमार जिंदा हैं और एक दूसरे से तलवार से लड़ रहे हैं और दोनों बड़े राजकुमार मृत जमीन पर पड़े हुए हैं। करण, बदिराज और करमजीत तीनों मिलकर उन दोनों राजकुमारों को पकड़ लेते हैं। आज तुम लोग संपत्ति और राजा बनने के लालच में अपने सगे भाइयों को मार सकते हो, तो तुम दोनों मुझे भी मार सकते हो। मैं आज और अभी निर्णय लेता हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ का राजा नहीं बनेगा, और अगर कोई राजा बनेगा तो वह मेरा प्रिय सेनापति रघु प्रताप ही बनेगा। थोड़ी देर में वहाँ सैनिक आते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। महाराज, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपने हमारी बात मानी। कोई बात नहीं पुत्र, हो सकता है कि ईश्वर ने ही तुम लोगों को मेरे पास भेजा हो ताकि मैं अच्छे और बुरे में फर्क जान सकूं। चलो बच्चों, अब तुम सभी विश्राम कर लो और शाम को भोजन के लिए तैयार हो जाना। शाम को जश्न मनाया जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब बहुत मजा आने वाला है। आज फिर से दावत मिलेगी। वाह वाह। हाँ, आप सभी की हर पसंदीदा चीज खाने के लिए बनाई जाएगी। इस मार्ग पर कठिनाइयाँ तो बहुत है, लेकिन एक फायदा तो है कि पकवान बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ कुश, बिल्कुल सही कहा। बस यही एक अच्छी चीज लगती है सबको। चलो, कुछ तो फायदा हो रहा है। टॉबी को तो देखो, सबसे खुश तो यही हो रहा है ना टॉबी? अच्छा, और क्या क्या चाहिए? सब कुछ खा लूंगा, बाकी और क्या खाना है ये बाद में सोच कर बताऊंगा। और उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो शाम के वक्त जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी थी। करण और उसके बाकी मित्रों को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए जाते हैं। सभी लोग अच्छे वस्त्र पहनकर दरबार में आते हैं। वाह, दरबार कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं हम। तुमने कभी स्वर्ग देखा है क्या? नहीं, पर सुंदर होता है, मैंने सुना है। हाँ, अत्यंत सुहावना लग रहा है। वास्तव में कितना खूबसूरत सजाया गया है। मुझे तो खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बाहर। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो अब बहुत जोर की भूख भी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी देर में खाना शुरू हो जाएगा। तब तक आप ये जलेबियां खाइए और आनंद उठाइए। धन्यवाद। जलेबियां तो काफी स्वादिष्ट हैं। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट। इसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और जलेबियां खाते खाते आनंद उठाते हैं। कुछ घंटों बाद जश्न खत्म होता है और सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ, चलो अब विश्राम करते हैं। उसी रात चिड़िया को एक भयानक सपना आता है। चिड़िया चिल्लाते हुए उठ जाती है। उसकी आवाज से सब जाग जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने सपने में देखा कि राज्य में हमला हो गया है और राजा जी को भी मार दिया गया है। और क्या? आप घबरा क्यों नहीं है राजकुमारी जी? और मुझे यही महल दिखा। मुझे इस महल का कमरा दिखा। और कौन दिखा? मारने वाले का चेहरा दिखा? मारने वाले को सपने में तो नहीं देख पाई, बस उसका वो कमरा दिख गया। हम सबको यहाँ रुककर उस कमरे को ढूंढना होगा। हाँ चलो। और सब लोग महल में घूमते रहते हैं और आखिर ढूंढते हुए वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। यही है वो कमरा। मैं चुपके से देखता हूँ अंदर कौन है। करण चुपके से अंदर देखता है तो उसे अंदर वो 3 जादुई इंसान दिखाई देते हैं। ये कमरा तो उन तीनों का है जो फल से इंसानी रूप में बदल गए थे। यहाँ से जल्दी निकलो। वो तीनों जो नाग नागिन जैसे थे। हाँ,
करण उन्हीं तीनों की बात कर रहा है। उन राजकुमारों ने इन तीनों जादुई लोगों को ये कमरा दिया हुआ होगा। इसका अर्थ ये है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ, हम सबको जो करना है जल्द ही करना होगा। राजा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। करमजीत, तुम अंगूठी से गायब होकर आज इन सबके कमरे में जाना और इनकी सारी वार्तालाप सुन लेना, ताकि पता चल सके कि उनकी योजना क्या है। हाँ ठीक है। रात को मौका पाकर करमजीत अपने आप को पहले गायब कर लेता है और उन 3 जादूगरों के कमरे में चला जाता है, जहां वो सारी बातें सुन लेता है। 2 राजकुमार ही बच गए हैं, वो भी कैद में हैं। बस राजा का खात्मा करना बाकी है। हाँ, बस ये काम भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस करण और उसके साथियों का भी खात्मा करना है। मैंने सेनापति रघु प्रताप को तो पहले ही मार दिया है और सब मुझे ही सेनापति रघु प्रताप समझ रहे हैं। हाँ, तुमने रघु प्रताप का भेष बना रखा है और सबको सच ही लगेगा। तो करमजीत को पता लग जाता है कि रघु प्रताप के भेष में वो जादूगर था। अब तो हम ये जंग जीत के ही रहेंगे। इन बेवकूफ राजकुमारों और उस करण और उसकी मंडली ने तो हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। हम पहले राजा के राज में हमला करेंगे और ऐसी बाकी अन्य राजाओं को लूटेंगे और देखते ही देखते हम सबसे धनवान और शक्तिशाली राज्य बन जाएंगे। तो करमजीत जल्दी से वहां से चला जाता है और ये सारी बातें अपने साथियों को बता देता है। इसका मतलब है कि इन जादूगरों ने अपना जादू पूरे राज्य में फैला कर रखा हुआ है। अब क्या करें राजकुमारी? ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से जाने का नाटक करते हैं और इनकी असली जगह पर चलते हैं। पर उससे क्या होगा राजकुमारी जी? हो सकता है जहाँ पहले ये रहा करते थे वहाँ जाने पर हमें इनके जादू का तोड़ पता चल सके। हाँ, सही कहती हैं आप। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी ही हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। हाँ, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया है कि उनका अड्डा आसपास ही है। ठीक है, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी लोग चिड़िया के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और तभी आगे जाने पर उन्हें वहां पर एक गांव मिलता है। ये देखो, ये वही मैदान है। बार बार मुझे ये दिख रहा है कि इस मैदान में वे तीनों जब छोटे थे तो खेला करते थे। तो अवश्य ये उन्हीं का गांव होगा। तभी चिड़िया एक औरत के पास जाती है और उन 3 जादूगरों के बारे में पूछती है। हाँ, वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में उन्हें ना जाने क्या हो गया। वो किसी से बोलती भी नहीं थी और जब देखो किसी न किसी पर गुस्सा ही करती रहती थी। फिर तो कुछ समय बाद वे लोग गांव छोड़कर चले गए। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी जो आप लोगों को थोड़ी अजीब लगती थी? हाँ, हमारे गांव में थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक पेड़ है। वो ज्यादातर अपना समय वहीं पर बिताया करती थी। ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं। सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया को लगता है कि शायद इस पेड़ के नीचे कुछ तो है। तभी टॉबी और शुगर अपने पंजों से उस जगह को खुरचने लगता है। देखो करण, यहाँ कुछ है, मुझे एहसास हो रहा है। जल्दी खुरचो टॉबी शुगर, कुछ तो मिल ही जाएगा। ये कोई दरवाजा है, देखो इसकी कुंडी बाहर आ गई है। अंदर कोई रहस्यमय जगह है, जरूर कुछ मिलेगा वहाँ। वहीं उन तीनों जादूगरों को आभास हो गया था कि उनके अड्डे पर कोई पहुंच गया है। हमारे अड्डे में कोई जाने की कोशिश कर रहा है। किसने इतना दुस्साहस किया है वहाँ तक जाने का? चिंता मत करो, मैं भी देख लेता हूँ कि कौन है। तभी जादूगर लड़का अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति से देख लेता है कि करण और उसके साथी वहाँ उनके अड्डे पर हैं। ये तो करण और उसके साथी हैं। इन्हें तो अब अच्छा सबक सिखाना होगा। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। हाँ, उन्हें अंदर जाने दो और हम यहीं से इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। ये जानते भी नहीं कि क्या होगा इनके साथ। अब ये खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, अब नहीं बचेंगे। वहीं टॉबी और शुगर कुछ देर मेहनत करते हैं और वहाँ जमीन में एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कितना अंधेरा है और कितनी भयानक जगह है। बाईं ओर कुछ है, मुझे आवाजें आ रही है। सब लोग सावधान। अरे ये तो सिर्फ चूहा है। चलो दोस्तों, डरो मत, आगे बढ़ो। और थोड़ी दूर बढ़ने पर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनकी शक्ल उन तीनों जादूगरों से मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि इनमें से कोई 3 खास मूर्ति होंगी जिसमें उन सभी की जान बसी होगी। यदि उन मूर्तियों को तोड़ दिया जाए तो उनका जादू भी खत्म हो सकता है। परंतु ये तो संख्याओं में बहुत सारी हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो उनमें से कौन सी मूर्ति है? मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को जलाने की कोशिश करता हूँ।
तभी करमजीत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर उन सभी मूर्तियों को जलाने लगता है, परंतु ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और आग बुझ जाती है। यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। लगता है उनके जादू का असर बहुत ज्यादा है। सभी लोग सोच ही रहे थे कि अचानक से बड़ी सी पानी की लहर उनके पीछे से आने लगती है। दरअसल ये तीनों जादूगरों का ही काम था और वो पानी की लहर भी उन्हीं तीनों ने उनकी तरफ भेजी थी। मरो अब तुम सब लोग। बेवकूफ। जल्दी करो दोस्तों, पीछे से बहुत सारा पानी आ रहा है, हम सब डूब जाएंगे। बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा टॉबी? तभी चिड़िया को 3 मूर्तियां देखती हैं जो कि साथ में जुड़ी हुई थी और बाकी सब मूर्तियां अलग अलग थी। अवश्य इन मूर्तियों में ही उन सब का जादू होगा। इन्हें तोड़ना होगा, जल्दी बधिराज। और बधिराज आगे बढ़कर उन मूर्तियों को अपने हाथों से तोड़ देता है, लेकिन तभी जमीन में गड्ढा बन जाता है और बधिराज वहां से नीचे गिरने लगता है कि तभी करण चुटकी बजाता है और बधिराज उस स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है। वहीं पीछे से आ रही पानी की लहर भी अचानक गायब हो जाती है। धन्य हो प्रभु, हे भगवान, शुक्र है आपका, हम लोग बच गए। हम बच गए, हम बच गए। मूर्तियां टूटने के साथ साथ उन जादूगरों का जादू भी खत्म हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, ये क्या, हमारा तो जादू ही खत्म हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? उन लोगों ने मूर्तियां तोड़ दी हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तीनों जादूगर मायूस हो जाते हैं। वहीं करण और उसके सारे साथी काफी खुश थे क्योंकि वो मौत के मुंह से बच निकले थे। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो हम सब बच गए और हमने राजा के राज्य को भी उन जादूगरों से बचा लिया। परंतु हमें अब जल्दी चलना होगा क्योंकि राजा की जान को खतरा हो सकता है। हाँ मित्रों, जल्दी चलो यहाँ से। सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ घंटों में राज्य में पहुंच जाते हैं। राज्य में तो बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। हमें जल्दी से महल में जाकर देखना होगा। सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सारा महल सुनसान पड़ा है। आसपास लोग भी दिखाई नहीं दे रहे सिवाय 2 द्वारपालों के। अरे यहाँ पर तो इन 2 द्वारपालों के अलावा कोई और है ही नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सभी लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राजा को बंधक बना लिया गया है। महाराजा, आपकी ये हालत आखिर किसने की? और इतना कहकर चिड़िया आगे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से एक तीर उड़कर उसकी तरफ आता है, लेकिन वो बच जाती है। राजकुमारी जी, बचकर। उस तरफ देखो करण, सभी सैनिक हमारी ओर ही आ रहे हैं। सब लोग अपनी बाईं ओर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक उनकी तरफ आ जाते हैं। वे सभी अपनी तलवारें उनकी तरफ कर लेते हैं। परंतु इन जादूगरों का जादू तो समाप्त हो चुका था ना? तभी तीनों राजकुमार एक अंधेरे से निकलते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम सभी ने हमारा जादू अवश्य खत्म कर दिया है, परंतु ये सारे सैनिक हमारा कहना मानेंगे क्योंकि अब हम इनके राजा हैं। तो देर किस बात की, खत्म कर डालो इन सभी को। और अपने मालिक का ये आदेश सुनकर सभी सैनिक उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो और इनसे लड़ो। अब लड़ने के सिवा कोई और चारा भी नहीं है। सभी मिलकर उन सैनिकों का सामना करने लगते हैं। इन सबको जिंदा मत छोड़ना, मार डालो सबको। वहीं करण सैनिकों से लड़ रहा है और उन्हें समझा भी रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सैनिकों, ये तीनों जादूगर बहुत बुरे हैं, इनकी बातें मत मानो, लड़ो मत हमसे। हाँ सैनिकों, हमसे मत लड़ो, ये राजा बनने के लायक नहीं है। लेकिन कोई भी उनकी बातों को मान नहीं रहा था क्योंकि उन 3 जादूगरों ने सैनिकों को अपनी बातों में फंसा लिया था। लगता है इन लोगों ने सैनिकों को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। हाँ, तभी तो ये हमारी कोई बात नहीं मान रहे। ये तुम सब गलत कर रहे हो, तुम सब अपने राजा का राज्य बर्बाद कर रहे हो। चुप हो जा, अगर कोई राज्य को बर्बाद कर रहा है तो वह सिर्फ तुम लोग हो। जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो तब से राज्य में अशांति फैली हुई है। वहीं चिड़िया करण के कंधों पर बैठी हुई है। करण, संभल कर। जी राजकुमारी, आप यहीं रहिएगा। भाई, मुझे इन सैनिकों को मारना अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु भाई हम और कर भी क्या सकते हैं, ये लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। और तभी एक सैनिक पीछे से चिड़िया को पकड़ लेता है। करण, मुझे बचाओ, बचाओ। राजकुमारी जी, छोड़ो उन्हें। और वो सैनिक चिड़िया को उठाकर दूर भगाने लगता है। करण का ध्यान भटक जाता है और तभी एक दूसरा सैनिक उस पर पीछे से वार कर देता है, जिससे करण की पीठ पर चोट लग जाती है। तभी बुलबुल उस सैनिक पर वार कर देती है। करण, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बुलबुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे राजकुमारी जी को बचाना होगा, उन्हें एक सैनिक पकड़ कर ले गया है। ठीक है करण, तुम जाओ, राजकुमारी को बचाओ।
फिर करण उस सैनिक के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वो सैनिक चिड़िया की गर्दन काटने वाला है। करण चुटकी बजाता है जिससे चिड़िया उसके हाथ से करण के हाथ पर आ जाती है और युद्ध काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। हमारी सेना तो हार रही है, अब हम क्या करें? तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? हम सब ऊपर बैठ जाएंगे और यहाँ पर अपने सबसे अच्छे पालतू शेर को छोड़ देंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी से कुछ सैनिक यहाँ पर आओ, जल्दी। तो तीनों जादूगर उस शेर के पिंजरे को उस सैनिकों की सहायता से वहाँ पर ले आते हैं। मैं जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल दूंगा और हम तीनों वहाँ ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठ जाएंगे। हाँ, वहाँ तक शेर पहुँच भी नहीं पाएगा और ये सब मारे जाएंगे। मैंने महल का दरवाजा भी बंद कर दिया है, अब कोई भी कहीं भी नहीं भाग पाएगा। और हम सबको मरते देखेंगे। खूब मजा आएगा। तभी जादूगर उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और जल्दी से तीनों दूसरी मंजिल पर जाकर बैठ जाते हैं। करण, पीछे देखो, शेर है। करण पीछे मुड़ता है और देखता है कि शेर उसी की तरफ बढ़ रहा है। तभी वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन शेर बच जाता है। शेर को देखकर सारे सैनिक युद्ध छोड़कर दूर भागने लग जाते हैं। महल का दरवाजा भी बंद है, सैनिक कहीं नहीं जा पाएंगे। आज तो लगता है ये शेर हम सबको जिंदा ही खा जाएगा। बधिराज, तुम जल्दी से अपना आकार बड़ा कर लो, करण को तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तो बधिराज अपना आकार बड़ा कर लेता है और वो भी करण की सहायता करने लगता है। सैनिकों, ये जिद छोड़ दो। ये तीनों जादूगर बुरे हैं और ये लोग तुम सबका भला नहीं चाहते। ये सिर्फ अपना ही भला देख रहे हैं। हाँ, आप सब लोग सच्चाई को देखें। उस जादूगर ने महल का दरवाजा भी बंद कर दिया। वह हम सबकी मौत का तमाशा देख रहे हैं। हाँ, उधर देखो, ऊपर। तभी सारे सैनिक ऊपर देखते हैं तो वो तीनों जादूगर खूब हंस रहे थे। और दूसरी ओर जब बधिराज और करण शेर से लड़ रहे थे तो वहीं बाकी मित्र उन सैनिकों को समझाने लगते हैं। इन सब की बातें मत सुनो, ये लोग विद्रोही हैं, हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए आए हैं। मत भूलो कि इनकी वजह से उन राजकुमारों की जान गई है और इन सब में इनके पिताजी यानी तुम्हारे महाराजा ने इनकी सहायता की है। परंतु ये सभी तो चाहते हैं कि ये हम पर हमला ना करें और हम बेवजह ही इन सब पर हमला कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इस युद्ध को रोकना होगा, नहीं तो और भी सेना के जवान बेवजह मारे जाएंगे। और ऐसे ही कुछ सैनिक करण और उसके मित्रों के सहयोग में बोलने लगते हैं तो तीनों जादूगर बेहद गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ मत करना, रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, इन सब को अपने तीरों से घायल कर दूंगी। तभी पहली जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर तीर छोड़ने लगती है, जिससे कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। ये तुमने क्या किया? थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए था। अब ये लोग हमें खत्म कर देंगे। देखा, आप सबके साथ छल हुआ है सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। हमला साथियों! तभी सारे सैनिक मिलकर उन जादूगरों पर हमला करने लगते हैं और आखिरकार उनको पकड़कर ले आते हैं। मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इन तीनों के हाथ पैर बांध दो। ठीक है, जाओ कोई रस्सी लेकर आ जाओ। और थोड़ी देर में उन तीनों को बांध दिया जाता है। वहीं बधिराज ने शेर को भी मार गिराया है। बहुत बहुत शुक्रिया बधिराज। कोई बात नहीं मेरे प्रिय मित्र। तभी बुलबुल को एक स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और उसके शरीर से एक चमक निकल रही है। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है। ये लाल वस्त्रों में स्त्री कौन है और ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तभी वो स्त्री बुलबुल को अपने पास बुलाने का इशारा करती है। ये तो मुझे ही बुला रही है, दिखने में तो काफी भली मानस लगती है। बुलबुल उसकी आंखों की चमक से संमोहित हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आप कौन है माता? पुत्री, मैं हूँ तुम्हारी गुरु माता। अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाओ। बुलबुल हाथ आगे बढ़ाती है और वो स्त्री बुलबुल के हाथ के ऊपर हाथ रखती है, जिससे एक चमकदार रोशनी निकलती है। सदैव विजयी भव पुत्री। बुलबुल उन्हें प्रणाम करती है और वो स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बुलबुल? हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रही हो। मुझे यहाँ एक लाल वस्त्रों में स्त्री दिखाई दी थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हें भी कोई शक्तियाँ मिल गई हो सकता है। अच्छा चलो अब। और वो बाकी मित्रों के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि राजा मुक्त हो गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है। उन तीनों जादूगरों को बंदी बना लिया गया है और अब सभी राहत की सांस ले रहे हैं। तभी बुलबुल कोने में बैठी हुई उसी स्त्री के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ बुलबुल, क्या सोच रही हो? कुश, आखिर वो स्त्री कौन हो सकती है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ना जाने कौन है वो। हाँ,
और अचानक से वो गायब भी हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो कोई मायावी स्त्री थी जो हमसे कुछ कहने आई थी। तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो दोबारा से तुमसे मिलने आए, तो तुम उनसे पूछ लेना। हाँ, तुम सही कहते हो, अगली बार मैं उनसे अवश्य पूछूंगी। दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कुश के ऊपर एक मकड़ी आ जाती है और वो काफी डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, मकड़ी! सिर्फ एक मकड़ी ही है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसे तो मैं पकड़ कर दिखाती हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। तभी बुलबुल गुस्से में उस मकड़ी को हाथ में पकड़ लेती है और वो मकड़ी पत्थर की बन जाती है। अरे ये क्या बुलबुल, ये मकड़ी तो पत्थर की बन गई है। हाँ, पर ये पत्थर की कैसे बन गई? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मकड़ी थी, तुम्हारे हाथ लगाते ही पत्थर की बन गई। हाँ, हो सकता है किसी ने हमारे पास शैतानी करने के लिए मकड़ी भेजी हो। चलो चले। रुको, जरा देख तो लूं इस मकड़ी को। तभी कुश नीचे बैठकर उस मकड़ी को देखने लग जाता है। अब चलो ना कुश, कितनी देर हो गई। रुको ना, मैं ध्यान से देख रहा हूँ इसे। बुलबुल थोड़ी देर और इंतजार करती है और तभी वो गुस्से में कुश को बुलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है। चलो ना कुश। और तभी कुश भी पत्थर का बन जाता है। ये देखकर बुलबुल बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? करण, करमजीत, जल्दी आओ। बुलबुल के चिल्लाते ही बाकी सभी लोग तुरंत वहाँ आ जाते हैं। मेरे भाई को ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ बुलबुल? ये कुछ तो पत्थर का बन गया। क्या यहाँ कोई आया था बुलबुल? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आखिर ये हुआ कैसे? बुलबुल उन्हें सारी बात बता देती है और सब काफी हैरान थे। ये देखो, बस मैंने ऐसे ही उसका हाथ पकड़ा और वो पत्थर में बदल गया। और इसके तुरंत बाद ही कुश वापस इंसानी रूप में आ जाता है। अरे ये क्या? लगता है बुलबुल के हाथों से ही हो रहा है ये सब। कुश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे याद है, बुलबुल के हाथ लगाने से मैं पत्थर का बन गया था। हाँ करण, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो मकड़ी भी पत्थर की बन गई थी। लगता है तुम्हारे हाथों में शक्ति आ गई है बुलबुल। बुलबुल, कहीं ये उसी स्त्री का काम तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। कौन सी स्त्री? तभी बुलबुल वो स्त्री वाली बात सभी को बता देती है। वो स्त्री जरूर सकारात्मक शक्ति का प्रतीक होगी। चिंता मत करो, ये तो अच्छा ही हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि बुलबुल को शक्ति मिल गई है। हाँ, और ये शक्ति बुलबुल को उसी स्त्री ने दी होगी। हो सकता है कि वह ईश्वर का भी रूप हो। हाँ, बस अब सब लोग बुलबुल से बचकर रहना। कोई से गुस्सा मत दिलाना, कहीं हम सब पत्थर के ना बन जाए। सही कहते हो टॉबी। और उस दिन वहाँ ठहरने के बाद अगले दिन सभी लोग अपने रास्ते पर वापस चल देते हैं। रास्ते में उन्हें दो बौने आदमी फल बेचते हुए मिलते हैं, जिनका नाम है चिंटू और पिंटू। इनके फल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या हम इनसे फल ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भाई, फल कितने के दिए? जरा हमें आम और सेब दे दो। दोनों भाई फल निकालकर उन्हें दे देते हैं। तभी अचानक से तेज तूफान आने लगता है। बहुत तेज तूफान आ रहा है। करण, अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं दिख रही। चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। तो वो दोनों भाई उन सभी को अपने घर ले चलते हैं, जहाँ उन दोनों के पिता भी होते हैं। बच्चों, आप लोग आराम से भोजन करो और जब तूफान थम जाए तभी यहाँ से जाना। सभी लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन चिंटू बहुत उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ चिंटू? कुछ नहीं। बताओ चिंटू। बहुत पूछने पर भी वो करण और बाकी किसी को कुछ नहीं बता रहा था। मेरे दोस्त बहुत बहादुर हैं। अगर तुम अपनी समस्या बताओगे तो ये उसे सही कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या बताऊं दोस्त, आपको पता है, हमारी पहले ये हालत नहीं थी। हमारी ये हालत तो 20 वर्ष के बाद हुई है। हमारे 21वें जन्मदिन में ही हम दोनों ऐसे हो गए, और हमारे ऐसे हो जाने के बाद हमसे कोई विवाह भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे पूरी बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? मित्र, हमें कुछ भी नहीं पता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर हमें कुछ पता होता तो हम जरूर प्रयास करते कि हम फिर से पहले जैसे बन जाएं। हाँ मित्र, ये बस हमारा दुर्भाग्य ही समझ लो। लगता है हमें आजीवन ऐसा ही रहना पड़ेगा। हाँ, लगता है हमें किसी पुराने कर्मों की सजा मिल रही है। आप दोनों दुखी ना हो, हमें पता है कि अवश्य ही इन सभी परेशानियों का कोई ना कोई हल तो होगा। तभी बुलबुल देखती है कि जहाँ चिंटू और पिंटू बहुत दुखी हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखो करण, इनके पिताजी चुप है। लगता है मन में कोई गहरा राज छुपा हुआ है।
चलो सब सो जाओ, रात हो गई है। फिर चिंटू पिंटू सोने चले जाते हैं। करण, हमने उनकी सारी समस्याओं को ध्यान से सुना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन हो सकता है? कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हमें सो जाना चाहिए। सब सो जाते हैं, पर करण को नींद नहीं आती। आधी रात में करण को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अरे, इस वक्त दरवाजा किसने खोला? मुझे देखना होगा। करण चुपके से देखता है कि चिंटू के पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं। ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? करण छुपकर उनका पीछा करता है तो एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं और कुएं के अंदर देखने लगते हैं। मुझे माफ करना अनुराधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जो गलती की थी उसके लिए मैं हर दिन रोता हूँ, और अपने बच्चों को ऐसे परेशान देखकर मुझे अपनी गलती का और भी आभास होता है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर उन्होंने कुछ किया है और उसी गलती के कारण ही चिंटू और पिंटू का ये हाल हुआ है। मुझे माफ कर दो अनुराधा, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो। तुम चाहो तो मुझे यहीं पर खत्म कर दो, परंतु उन्हें छोड़ दो। अचानक से कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज निकलती है। जब तक तू अपनी गलती पूरे गांव वालों के सामने नहीं मानेगा, तब तक मैं तेरे बेटों को ऐसे ही परेशान करती रहूंगी, और तू अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वैसे ही तड़पता रहेगा जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़पी थी। इसके बाद चिंटू के पिता और भी जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने बता दी तो वे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। करूं तो करूं क्या? इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और वहीं करण उपाय सोचने लगता है। अगले दिन करण बिना समय गवाए चिंटू के पिता से बात करता है। आपने अपने भूतकाल में जो भी किया उसे सबके सामने कबूल करना होगा। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। पर वो क्या है? मेरे मित्र लव को किसी की भी आवाज निकालना बहुत अच्छे से आता है, तो वो आपकी आवाज में आपकी सारी बात गांव वालों के सामने कबूल करेगा। लेकिन शक्ल तो वही रहेगी ना? इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। लव, तुम घर के अंदर ही रहकर सारी बातें कबूल करोगे, ताकि अगर गांव का कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसकर चिंटू के पिता को हानि पहुंचाने का प्रयास भी करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों को इकट्ठा कर लिया जाता है। गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी पहली पत्नी अनुराधा, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वह मुझे छोड़कर अपने बच्चे को लेकर कहीं भाग गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे गलती से मार दिया था। गांव वाले ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव वालों, समझने का प्रयास करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दरअसल एक दिन जब वो अपने बच्चे को लेकर कुएं से पानी भरने के लिए गई थी, तभी मैं भी वहाँ उससे कुछ बात करने के लिए गया, क्योंकि हमारे पहले बेटे के बारे में एक पंडित ने बताया था कि वह बौना रहेगा। बस समाज के डर से मैंने उसे कहा कि वह अपने बच्चे को कहीं छोड़ आए, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हो रही, और इसी लड़ाई के बीच वह कुएं में गिर गई। उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी, इसलिए मेरे बच्चे 21 वर्ष की आयु में बोने हो गए। ये सारी बातें सुनकर चिंटू और पिंटू भी बहुत दुखी हो जाते हैं। गांव वाले चिंटू के पिता को लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफी आक्रोश में थे। देखिए गांव वालों, माना कि चिंटू के पिता ने बहुत गलत किया है, परंतु आप ये भी सोचिए कि उन्होंने इतने सालों तक अपने बच्चों का गम देखा है और अंदर ही अंदर घुटते रहे। हिंसा करके कोई फायदा नहीं है, और आप जो सजा देंगे वो मानी जाएगी। और बातचीत के बाद तय किया जाता है कि चिंटू के पिता को अब गांव के जंगलों में ही सादा जीवन व्यतीत करना होगा, और चिंटू के पिता रोते हुए ये बात मान लेते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। पिताजी, ये तो बहुत गलत हो गया। नहीं बेटा, दुखी मत हो, ये तो होना ही था। पिताजी, हम आपको ऐसी सजा नहीं दिलवाना चाहते थे, हमें माफ कर दीजिए। मैंने गलत किया था, ये उसी का फल मिला है। अब मैं चलता हूँ। तो चिंटू के पिता सभी से अलविदा लेकर वहां से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें जाता देख चिंटू पिंटू रोने लग जाते हैं। चिंटू, पिंटू, अब तुम दोनों परेशान मत हो। तुमको तो पता है ना कि गलती की सजा तो मिलती ही है। हाँ, वैसे भी इसके अलावा कोई और उपाय सामने नहीं दिख रहा था। तुम दोनों को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए ये करना जरूरी था। हाँ, अब तुम दोनों का श्राप भी टूट जाएगा। और तभी अचानक चिंटू पिंटू की चारों तरफ हरे रंग का धुआं उठता है, और जैसे ही धुआं खत्म होता है चिंटू पिंटू बड़े हो जाते हैं। अरे वाह, देखो तो इन्हें। ये तो कमाल हो गया, अब तुम दोनों बौने नहीं रहे।
चिंटू पिंटू खुद को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। देखा, टूट गया ना श्राप। वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब मेरे दोस्तों का कमाल है, उन्हीं के कारण ये संभव हो पाया है। हाँ, सही कहते हो टॉबी। करमजीत, करण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं। आपने हमारी बहुत सहायता की है, धन्यवाद। हम सच में आपके बहुत आभारी हैं दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें तुम्हारी सहायता करके खुशी हुई। करण, अब हमें यहाँ से चलना होगा, बहुत देर हो चुकी है। हाँ राजकुमारी जी। तो चिंटू पिंटू से अलविदा लेने के बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें पूरा दिन बीत जाता है। करण, हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा थकान लग रही है। हाँ करण, देखो टॉबी की क्या हालत हो गई है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम कहीं पर रुकने का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है ना टॉबी? वो सामने कोई गांव दिखाई पड़ रहा है, वहीं रुक जाएंगे। फिर से ये कोई मायावी जगह ना हो बस। अभी हिम्मत नहीं है मुसीबत का सामना करने की। क्यों बुलबुल, तुम तो एक पल में अपने गुस्से से किसी को भी पत्थर बना दोगी। सही कहते हो कुश। थोड़ा और आगे चलने पर वो उस गांव में पहुंचते हैं। देखो, उस कुटिया के बाहर बड़ा सा पेड़ है, उसी के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ देर पेड़ की ठंडी छाया में बैठते हैं, फिर विश्राम करके हम आगे को चलेंगे। हाँ राजकुमारी जी, हाँ, और कुछ खा भी लेंगे। तो सभी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लगता है इस कुटिया में कोई नहीं रहता। हाँ, इतनी पुरानी कुटिया में भला कौन रहता होगा? तभी कुटिया का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अरे देखो, दरवाजा खुल रहा है। सब चौकन्ने हो जाओ, ना जाने कौन है अंदर। सभी जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कुटिया में से एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? हम काफी दूर से आए हैं, यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठे थे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कुछ देर और बैठ सकते हैं। विश्राम के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। भला मुझे क्यों एतराज होगा? और आप मेरे मेहमान हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी कुटिया के अंदर आकर विश्राम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहना दोस्तों, ये कोई कपटी राक्षस भी हो सकता है। तो सभी लोग कुटिया के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, आप काफी परेशान लगते हैं। आप यहाँ पर जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। नहीं नहीं, हमें यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकना, बस आज ही रुकना है। हाँ, फिर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्र है कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, बहुत भूख लगी है। तो इसके बाद रामू सभी के खाने पीने का सामान वहाँ पर ले आता है और सभी को भोजन करवाकर खुद भी आराम करने लगता है। मजा ही आ गया खाना खाकर। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट था। तो अब थोड़ा टहलने चलते हैं, बहुत पेट भर गया है। हाँ, मेरा भी। तुमने इतना सारा खाना जो खाया, पेट तो भरना ही था। तो चलो बाहर टहल कर आते हैं। सभी बाहर खेलने कूदने लगते हैं और ये देखकर राजकुमारी अपना बचपन याद करने लगती है और रोने लगती है। अरे राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? करण, वो मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी कि मैं किस तरीके से अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। अच्छा, आपका बचपन काफी अच्छा रहा होगा। हाँ करण। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, परंतु राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद सभी मित्र खूब मौज मस्ती करते हैं और रात में सब सोने चले जाते हैं। उसी रात राजकुमारी चिड़िया को एक भयानक सपना आता है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? और तभी चिड़िया को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और उसकी नजर रामू की तरफ जाती है तो वो देखती है कि एक चुड़ैल रामू के हाथ से उसका खून पी रही है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, लेकिन अभी मैं किसी को उठा नहीं सकती, मुझे सुबह होने का इंतजार करना होगा। तो सुबह सब उठ जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, वो मुझे रामू से कुछ बात करनी है। रामू जी तो अभी तक उठे ही नहीं। मैंने उनको हाथ लगाकर देखा था, उनका शरीर काफी गर्म है। हाँ, बीमार लग रहे हैं वो। हम उनके उठने का इंतजार करते हैं। नहीं करण, अभी उन्हें उठाकर बात करनी होगी। तभी चिड़िया रामू के पास जाती है। रामू, उठो, उठ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू की नींद खुल जाती है। हाँ बताइए, क्या बात है? क्या हुआ रामू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, थोड़ा ताप लग रहा है। इसकी वजह मैं जानती हूँ। चिड़िया सभी को चुड़ैल वाली सारी बात बता देती है। ये सुनकर रामू बहुत डर जाता है। हाँ,
हमारे गांव में 2 महीने से 10 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है और उनकी मौत का कुछ पता भी नहीं चल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुड़ैल उन सभी को मार रही हो? हाँ, मुझे तो इन सब के पीछे वही लगती है। तो इसका मतलब है कि मेरी जान खतरे में है। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? दोस्त, तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, मेरे दोस्त बहुत बहादुर है, पर वो चुड़ैल रहती कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ है, सुना है वहीं रहती है। हमें अब कोई योजना बनानी होगी। करण और करमजीत मिलकर एक योजना बनाते हैं और अपने सभी साथियों को बताते हैं। तुम सब समझ गए ना क्या करना है? हाँ, समझ गए। तो ठीक है, अब हम उस चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। तो योजना के अनुसार सभी मित्र रामू के बताए हुए उस चुड़ैल वाले पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें पता है, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। और कल मैंने एक चुड़ैल देखी जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहना था और उसके हाथ में लाठी थी। वो तो मुझे जान से ही मारने वाली थी। हे भगवान, मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल मुझे भी ना मिल जाए। मैंने भी देखा था उस चुड़ैल को, सच में बहुत भयानक थी। उस पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो काले रंग का कपड़ा पहनती है और उसके हाथ में कोई लाठी भी नहीं है। अरे, मेरे इलाके में कौन है जो मुझसे बिना पूछे आ गया और लोगों को डराने का काम कर रहा है? ये तो मेरा काम है। लगता है वो काफी ताकतवर है। अब हम सबको बचकर चलना होगा। अच्छा बुलबुल, वो कौन सी जगह है जहाँ पर तुम्हें वो चुड़ैल मिली थी? वो कुएं के पास जो पेड़ है ना, उसी के पास शाम के वक्त देखा था। तो मुझे पता लगाना ही होगा कौन है। तो शाम होते ही चुड़ैल कुएं के पास उस पेड़ की तरफ पहुंच जाती है। मैं भी देखूं जरा कौन है वो। अरे सामने आ, ओ चुड़ैल, सामने आ। मेरे रहते हुए तू यहाँ के लोगों को नहीं डरा सकती, समझी ना? और तभी पेड़ से करण कूदकर नीचे आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो जो गांव के लोगों को मार रही हो? हाँ, मैं ही हूँ। और तू कौन है? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, आओ मुझसे लड़ो। और इतना कहकर करण अपनी जादुई शक्ति की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुझसे तो लड़ने में बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उस पर आक्रमण करती है, लेकिन करण उसकी पकड़ से बचता रहता है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब। और चुड़ैल अपने जादू से वार पर वार करती रहती है। उसी दौरान करण के बाकी सभी साथी भगवान की मूर्तियां लेकर चुड़ैल को घेर लेते हैं। दूर करो इनको। हरगिज नहीं। और वो चुड़ैल जमीन पर सिर झुकाकर बैठ जाती है और उनके नियंत्रण में आ जाती है। जल्दी करो करण। हाँ, आ गया। तभी करण जादुई रस्सी लाता है और चुड़ैल को बांध देता है। अब इस चुड़ैल को लेकर गांव वाले के पास चलते हैं। सब गांव में पहुंच जाते हैं और बुलबुल सारी सच्चाई गांव वालों को बता देती है। मैं अभी पंडित को बुलाकर यहाँ पर पूजा करवा देता हूँ, वो उस चुड़ैल को कैद कर देंगे। पंडित को बुलाकर उस चुड़ैल को एक डिब्बे में कैद कर लिया जाता है। उसके बाद सभी लोग करण और उसके मित्रों को धन्यवाद कहते हैं। आप सब इतने महान हैं और मैं तो धन्य हो गया जो आप मेरी कुटिया में आए। महान हम नहीं, महान तो आप हैं, जिन्होंने हमारा इतना प्रेम और सम्मान के साथ आदर सत्कार किया। गांव वाले भी उनकी खूब तारीफ करते हैं और सब काफी खुश थे। गांव वाले करण और उसके सभी मित्रों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमारी इतनी सहायता करने के लिए। हाँ बच्चों, तुम सब ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। ये तो हमारा कर्तव्य था। हाँ, आप सभी को हम ऐसे परेशानी में छोड़ थोड़ी ना सकते थे। हमें आपकी सहायता करके बहुत अच्छा लगा। इसी खुशी में मैं तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से ले आइए, मजा ही आ जाएगा मिठाई खाकर। तो वो औरतें ढेर सारी मिठाइयां ले आती हैं और सभी लोग मिठाई खाते हैं। मैं इन बच्चों को मेरे हाथ से मुंह मीठा करवाऊंगी। जरा यहाँ तो आओ सब बच्चे। करण और उसके साथी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और वो सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। गांव वालों का इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। हाँ बुलबुल, सच में। ऐसे करो, तुम दोनों अच्छे से रो लो। हाँ, फिर हम चुप करवा लेंगे बाद में। अब हमें यहाँ काफी देर हो गई है दोस्तों। हाँ राजकुमारी जी, उस चुड़ैल से छुटकारा ना पाना होता तो हम कब के यहाँ से निकल जाते। तो चलो, अब और देर नहीं करनी चाहिए। वधिराज, अब हमें कहाँ जाना है? राजकुमारी जी, अब हमें आलोकपुर जाना है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें आलोकपुर का रास्ता पता हो। मैं पूछ कर आता हूँ। तो करमजीत गांव वालों से
आलोकपुर का रास्ता पूछने जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है। यहाँ तो किसी को भी आलोकपुर का रास्ता सही से पता नहीं है। मैंने सबसे पूछ लिया। तभी एक आदमी उनके पास आता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपको आलोकपुर का रास्ता बता सकता है। वे हमारे गांव से थोड़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। पर वो है कौन? वो हमारे गांव के बड़े ठाकुर के ही बेटे हैं, लेकिन कुछ सालों से वे अलग ही दूसरे गांव में रहते हैं। अच्छा, तो कृपा करके हमें वहाँ का पता बताइए। वो आदमी उन सभी को रास्ता बता देता है और कुछ ही देर में सब उस गांव में चले जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। अरे करण, शाम हो रही है, कब पहुंचेंगे? हाँ टॉबी, तुम चिंता मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, वही है शायद। हाँ करमजीत, ये बंगला जरूर उसी आदमी का होगा। हाँ वधिराज, यही है। अब ठाकुर का बेटा है तो ऐसे आलीशान बंगले में ही रहता होगा। और सभी लोग उस बंगले की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से बंगला काफी बड़ा था। वाह, कितना बड़ा बंगला है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, यही तो मैं भी देख रहा हूँ। इतना सुनसान लग रहा है ये बंगला। लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। तभी थोड़ी देर बाद बाहर से एक आदमी उनके पास आता है। आप कौन हैं और बंगले के बाहर क्या कर रहे हैं? हम बड़े ठाकुर जी के बेटे से मिलना चाहते हैं। हमें बताया गया था कि वो यहीं रहते हैं। जी हाँ, मैं ही बड़े ठाकुर का बेटा वीर ठाकुर हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओह, अच्छा है कि आते ही आपसे मिलना हुआ। मैं करण हूँ और ये मेरे साथी हैं। किसने भेजा है तुम्हें? हम बड़े ठाकुर साहब के गांव से आए हैं। वहीं के एक आदमी ने हमें आपका पता दिया था। ठीक है, आप सब मेरे साथ बंगले के अंदर चलिए। और इतना कहकर वे सभी को अपने बंगले में ले जाता है। अब बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? हम आलोकपुर गांव में जाना चाहते हैं। क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? ये बात आपको कैसे पता? क्या आप भी वहां पर गए हैं? वीर ठाकुर जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हाँ, मैं भी वहां गया था। अच्छा, परंतु क्यों? आप थोड़ा घबरा रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने आलीशान घर में मैं अकेला ही हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कैसी वजह है ठाकुर साहब? मेरी पुत्री तनु के लिए मैंने अपने परिवारजनों का त्याग कर दिया, क्योंकि मेरी पुत्री को एक श्राप मिला है, जिसके कारण रात के करीब 1 बजे वह अपना संतुलन खो बैठती है। महल वालों को लगा कि मेरी बेटी पागल हो गई है या फिर उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। सभी लोग उसे वहां से कहीं दूर भेजने की मांग करने लगे, क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसीलिए मैं अकेला अपनी पुत्री को लेकर यहाँ आ गया। परंतु ये सब हुआ कैसे? आपकी पुत्री की हालत खराब कैसे हो गई? दरअसल एक बार हम आलोकपुर गांव में शिकार करने के लिए गए थे, और तभी शिकार सीखते वक्त मेरी पुत्री ने हिरण का शिकार कर दिया। लेकिन जब वह हिरण के पास गई तो उसे पता चला कि मैं कोई हिरण नहीं, बल्कि एक साधु था जो वहां पर हिरण के रूप में आया हुआ था। और उस साधु ने मरते वक्त मेरी पुत्री को श्राप दे दिया। हे प्रभु, परंतु अब आपकी बेटी कहाँ है? वो घर में ही है, अपने कमरे में। क्या हम उनसे मिल सकते हैं ठाकुर साहब? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। तो ठाकुर वीर अपनी पुत्री तनु को बुला कर ले आते हैं और तनु उन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है। तनु बेटा, ये सब बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो तनु उन लोगों से बहुत प्रेम से बात करती है और उनके साथ समय बिताती है। तनु, क्या तुम हमें अपना बंगला दिखा सकती हो? हाँ, हमें भी देखना है। मुझे भी, और शुगर को भी, है ना शुगर? हाँ टॉबी, लेकिन पहले तनु से तो पूछिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें मेरा कमरा भी दिखाती हूँ और बंगला भी। तो तनु उन सबको बंगला दिखाने के लिए ले जाती है। देखिए ना राजकुमारी जी, इतनी परेशान होने के बावजूद भी बेचारी तनु कितना मुस्कुरा रही है। हाँ करण, सही कहते हो तुम। हमें उनकी परेशानी का हल निकालना ही होगा। और तभी थोड़ी देर बाद करण और उसके साथी एक कमरे में विश्राम करने लगते हैं। तुमने देखा, बेचारी तनु कितनी खुश थी। हाँ, वो बहुत प्यारी है, हमें कुछ करना होगा। परंतु इसका क्या हल हो सकता है? आज रात उसके साथ जब कुछ होगा तो हमें समस्या को समझने का प्रयास करना होगा। हाँ करमजीत। और सभी लोग रात के 1 बजने का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद 1 बज जाता है। और जैसे ही 1 बज जाता है और सबको अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लगता है तनु के साथ
वो सब हो रहा है। हाँ चलो, हम सब जाकर देखते हैं। सब वहां पहुंचकर तनु को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये तनु बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। देखो, वो दीवार पर चढ़ रही है और उसकी आवाज बदल गई है। और यहाँ तक कि उसके चेहरे का रंग भी बदल गया है। बहुत डरावना लग रहा है ये सब। लगता ही नहीं कि ये वही तनु है। देखो, वहाँ ठाकुर साहब जमीन पर बैठकर रो रहे हैं। हमें उनके पास जाकर उन्हें दिलासा देना चाहिए। तो सब लोग ठाकुर वीर के पास जाते हैं आप घबराइए मत ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। और तभी करण गौर से तनु के चेहरे को देखता है। ये तनु के चेहरे में बीच बीच में किसी और पुरुष की झलक दिखाई दे रही है। लगता है ये वही साधु होगा। पता नहीं मेरी बेटी कभी ठीक भी होगी या नहीं। जरूर होगी, मैं जाकर बात करता हूँ। तभी करण तनु के पास जाता है। आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, कृपया कर उसे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद तनु और भी भड़क जाती है और अपने बालों को नोचने लगती है। सभी लोग माहौल को समझने का प्रयास करते हैं परंतु समझ नहीं पाते। वहीं थोड़ी देर बाद तनु शांत हो जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। अगली सुबह तनु, तुम बहुत परेशानी में हो और इस परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, और हल ये है कि तुम याद करो, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमको बार बार दिख रही है या फिर जब तुम्हें काफी अजीब लगता हो? हाँ, मुझे एक सपना आता है। मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर के बगीचे में खेल रही हूँ और एक हिरण आकर मुझे मार देता है। मुझे बार बार यही सपना आ रहा है। अच्छा, परंतु सपने में वो आपको क्यों मार रहा है? क्या इसकी कोई वजह है? पता नहीं, सोचने का प्रयास करो तनु। हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी का जवाब इसी सपने में छुपा हो। हाँ बेटा, अच्छे से सोचो और फिर करण को बताओ। तनु काफी देर तक सोचती है और उसे कुछ याद आता है। हाँ, जब भी मैं एक पौधे को छूती हूँ तो वो हिरन गुस्सा हो जाता है और मुझे मारने को आता है। इसका तात्पर्य ये है कि उस पौधे में ही कोई राज छुपा है। हाँ करण। तो सभी लोग बगीचे में जाते हैं। करण बगीचे में लगे पौधों को देखता है। आखिर क्या हो सकती है वजह? हे ईश्वर, मदद करो मेरी। और तभी टॉबी एक पौधे को देखकर बहुत भौंकने लगता है। लगता है यहाँ पर ही कुछ है। हाँ करण, सारे पौधों में फूल लगे हुए हैं और एक पौधे में फूल नहीं लगा है। लगता है ये एक मायावी पौधा है, इसे हमें यहाँ से हटाना होगा। और जैसे ही करण उस पौधे को वहां से उखाड़ने लगता है, वहां एक जहरीला सांप आ जाता है। हे प्रभु, रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो सांप उन सभी को काटने का प्रयास करता है, लेकिन तभी करमजीत गायब हो जाता है। वहां कुछ झोले रखे हैं, उसमें कैद कर लो सांप को। करमजीत अपनी सूझबूझ से उस सांप को पकड़कर एक झोले में बंद कर देता है और मौका पाकर करण उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और तभी वहां पर साधु की आत्मा उत्पन्न हो जाती है। हम तुम सभी की बहादुरी से प्रसन्न हुए। तुमने तनु का श्राप तोड़ दिया है। आज के बाद से उसे परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर ठाकुर और उनकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और साधु को प्रणाम करते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मेरा श्राप तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, परंतु इन महान बालकों का करो जिन्होंने बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी से तुम्हारे श्राप को तोड़ दिया। अब ठाकुर साहब बहुत खुश हैं और वहीं दूसरी ओर करण और उसके मित्र साधु को प्रणाम करते हैं। विजयी भव। तो सब कुछ अब ठीक हो चुका है। ठाकुर और उसकी बेटी बहुत खुश थे। आप सभी बच्चों ने तो कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बिल्कुल, हम भला कैसे आपकी पुत्री को इतनी परेशानी में देख सकते थे। हाँ ठाकुर साहब, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो कृपया करके अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। जी चले जाइएगा, परंतु उससे पहले भोजन तो करना ही होगा। हमारी तरफ से छोटी सी दावत। अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है तनु, और मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमें बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है, हम वही बनाकर लाएंगे। हाँ मैं भी बताऊंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? हाँ हाँ हाँ, भुक्कड़ है ये सब तो टॉबी और लव कुश उन्हें काफी सारी अपनी पसंद की चीजें बता देते हैं।
ठीक है, मैं जाकर बनाती हूँ। चलो हम सभी को भी अंदर जाना चाहिए, सुबह हो रही है। इसके बाद सभी लोग महल के अंदर जाते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग खुशी खुशी तनु का बनाया हुआ भोजन करते हैं। अच्छा ठाकुर साहब और तनु बेटा, अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है राजकुमारी, हम आशा करते हैं कि आप सभी का ये सफर सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। इतनी बड़ी नदी, अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? देखती जाओ तुम मेरे साथियों का कमाल। तुम सभी लोग मेरे पीठ पर बैठ जाओ। सभी लोग वदिराज की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेते हैं। वहीं वे लोग ठाकुर के द्वारा बताई हुई दिशाओं पर ही जा रहे थे। आगे ठाकुर साहब ने बताया था कि यहीं कहीं एक बंजर इलाका है जिसे रोलक कहते हैं। हमें उस जगह के बारे में किसी से पूछना होगा। हाँ, ठाकुर साहब ने बताया था, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। वही तो, हम पूछे भी तो किससे? और देखकर लगता है कि यहाँ कोई गांव भी नहीं है। हमें यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़कर देखना होगा। शायद आसपास यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता होगा। हाँ राजकुमारी जी, ऐसा ही करते हैं। तो बहुत ढूंढने पर उन्हें आखिर वहाँ पर एक बाबा मिल जाते हैं जो कई सालों से वहाँ पर अकेले ही रहते थे। अच्छा हुआ जो बाबा जी मिल गए हमें, मैं तो डर ही गई थी इतने सुनसान इलाके में। हाँ, हम भी। तो सब बाबा के पास जाते हैं और बाबा उन सभी को उस बंजर इलाके के बारे में बता देते हैं। धन्यवाद बाबा जी। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलते चलते पूरा दिन निकल गया, ना जाने कब आएगा वो इलाका। हाँ, बहुत थक गया हूँ मैं तो। बस कुछ ही दूर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, हम आगे रुककर आराम कर लेंगे। अब आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है जिसके चारों तरफ बड़ी चौकी बनी थी। वो देखो, आराम करने के लिए ये एकदम सही है ना दोस्तों? हाँ बुलबुल। तो सभी उस चौकी पर आराम करते हैं और करण को नींद आ जाती है और वो तेज चीख के साथ उठता है। हे भगवान, क्या हुआ करण? ये तो नींद में है। करण उठो, कोई बुरा सपना देखा क्या? उनके उठने पर करण जाग जाता है और उसके पसीने छूट रहे थे। तुमने क्या सपना देखा करण? मैंने सपने में देखा कि एक अजीब सा प्राणी मेरी माँ को मारने के लिए आया है, लेकिन मैं अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा था। ना जाने मैं इतना लाचार कैसे हो गया। चिंता मत करो करण, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन मुझे ही पता है कि कितना दर्द भरा सपना था। मुझे अपनी माँ से मिलना होगा। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी माँ की चिंता हो रही है तो ये ठीक है, हम सब चलते हैं तुम्हारी माँ से मिलने। हाँ करण, चलो चलते हैं। आप सब जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, समय बहुत कम है और सफर भी काफी लंबा है। और इस तरह सभी लोग फिर से लंबा सफर तय कर के करण की माँ के घर पहुंचते हैं। जब वे सभी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि करण की माँ खाना पका रही है। अरे बच्चों, तुम सब देखा करण, माँ बिल्कुल ठीक है। करण की माँ करण को देखकर बहुत खुश होती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। वहीं करण को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों को छोड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ बहुत रोती है। माँ, आप ऐसे मत रो, मैं आ गया हूं ना। और वैसे भी अब बहुत जल्द ही राजकुमारी जी को उनके श्राप से मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कर्ण हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा। अच्छा बेटा, बहुत भूख लगी होगी ना। चलो बच्चों, तुम सब अब खाना खा लो। माँ सभी को खाना परोसती है। सभी को खाना काफी पसंद आता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। माँ के हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना? हाँ, कुछ भी कहो, माँ के हाथ के खाने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं तो हमेशा माँ के हाथ से बने खाने को याद किया करता था। मैं भी बहुत याद करता था। अच्छा, तो फिर सिर्फ मेरे खाने को ही याद करते थे, मुझे नहीं टॉबी बेटा। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भुक्कड़ कहीं के। तब सभी लोग भोजन करने के बाद माँ से बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वहीं सुबह होती है तो उठने के बाद करण देखता है कि माँ बगीचे में काम कर रही है। सभी लोग उठ जाते हैं और करण की माँ सभी के लिए फल लाती है। लाइए माँ, मैं कर देती हूँ। आप सुबह से कितना काम कर रही हैं। ठीक है बेटा, तू तो मेरी बहुत चिंता करती है। अच्छा है बुलबुल, कर लो, थोड़ा घर का काम भी सीख लो। अरे मुझे आता है सब। तुम्हें क्या लगता है कुछ मुझे आता नहीं? अरे बुलबुल, तुझे याद है ना कि तूने एक बार हम सबके लिए खीर बनाई थी
और उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया था। अरे क्या तुम लोग भी ना। और वो खीर करण ने फिर भी खा ली थी। हमारा करण तो बहुत महान है। और सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं करण पता नहीं क्यों चुपचाप था। तभी थोड़ी देर बाद सब नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आज मेरा रामू काका के दुकान का मक्खन खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम सभी वहाँ जाते हैं और मक्खन खाकर आते हैं। अरे बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है तू? मैं ही बना देती हूँ मक्खन। और क्या करण, माँ के हाथ से बना हुआ मक्खन तो रामू काका की दुकान के मक्खन से भी अत्यधिक स्वादिष्ट होगा। नहीं बुलबुल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि माँ को थोड़ा आराम करने दिया जाए, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं माँ बहुत काम कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वो हमारी वजह से और भी परेशान हो जाए। हाँ करण, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। क्यों माँ, सही है ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जाओ जाओ, तुम लोग जाकर मक्खन खाकर आओ। ठीक है माँ। कुछ देर बाद हम लोग जाते हैं। इसके बाद पता नहीं क्यों करण की माँ थोड़ी परेशान सी दिखने लगती है। खैर सभी दोस्त रामू काका की मक्खन की दुकान पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच रास्ते में क्या हुआ करण? कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है चुपचाप है कल से। बोलो करण, क्या हुआ? तभी करण चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपने दाएं बाएं देखकर आगे की तरफ भागने लगता है। अरे भाग क्यों रहे हो? रुको करण, ये आगे कहाँ भाग रहा है? चलो हम जाकर देखते हैं। टॉबी भी करण के पीछे भागता है और बाकी दोस्त भी। और तभी अचानक से आगे करण अपनी माँ के पास रुक जाता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा मैं। और तभी अचानक से करण को गुस्सा आ जाता है और वो छोटा खंजर निकालकर उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। अरे करण, ये क्या? करण! उसकी माँ दर्द से चिल्लाने लगती है। करमजीत और वजीराज भी अपना खंजर निकाल लेते हैं। तू मेरी माँ नहीं है, तू कोई और है। जल्दी से बता तू कौन है, वरना यहीं पर तेरी मौत निश्चित हो जाएगी। लेकिन माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरी ही माँ हूँ और तूने अपनी माँ का ये हाल कर दिया। ढोंग मत कर, जल्दी बता तू कौन है और बता कि मेरी माँ कहाँ है। और तभी उसकी माँ एक चमगादड़ में बदल जाती है, जिसके पैर इंसानों जैसे हैं। ये देखकर सभी सावधान हो जाते हैं और उस चमगादड़ पर हमला करने लगते हैं। अगर जान प्यारी है तो बता दे, जल्दी बता मेरी माँ कहाँ है। ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। लेकिन ये मर गया तो तुम्हारी माँ के बारे में कैसे पता लगेगा करण? ये अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ये और खतरा ला सकता है। जितना चाहे मार लो। तो करण गुस्से में उसे बहुत मारता है, लेकिन वो चमगादड़ एक शब्द भी नहीं बोलता और सब पर हमला करने लगता है। ये तो मार रहा है। बचाओ! लगता है आज ही इसका अंत होना लिखा है। तभी बदिराज उसको पकड़ लेता है और मार देता है। करण, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारी माँ नहीं है? मैं जब से अपने घर आया था तब से देख रहा था कि मेरी माँ बाएं हाथ से बिल्कुल सही से काम कर रही है और भारी से भारी चीजें भी उठा पा रही है। परंतु ये तो असंभव है, क्योंकि बहुत पहले मेरी माँ के बाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो शुरू से ही अपने बाएं हाथ से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। ओह, अच्छा। हाँ बुलबुल, बस तभी से मुझे शक हो गया। और उसके साथ ही मैं देख रहा था कि वो बार बार हमारी बात सुनने के लिए बीच बीच में आ रही थी। हो सकता है कि हम पर नजर रखने के लिए ऐसा कर रहा होगा वो प्राणी। हाँ, ताकि हमारी बातें सुनकर उसे हमारी योजना का पता लग सके। अगर हमें ना पता लगता कि वो कोई चमगादड़ है तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ, कुछ भी हो सकता था। अब तो वक्त बीत गया, परंतु अब करण की माँ का पता कैसे लगाएंगे? हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है, ना जाने वो किस स्थिति में होगी। तो अब क्या किया जाए कर्ण? मुझे लगता है हमें बाबा के पास जाना चाहिए, उन्हीं बाबा के पास जिन्होंने हमें माला दी थी। हाँ राजकुमारी जी, बाबा काफी शक्तिशाली है, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता चल जाए। तो जल्दी चलो सब। चलो, मैं ले चलता हूँ सबको। सभी लोग बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा जी, अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं बाबा जी। मैं समझ गया कि बात क्या है।
वह सिर्फ एक छलावा है। अब हमें ये बताओ कि क्या उसके शरीर में कोई निशान था, या उसके माथे पर या हाथ पर? हाँ बाबा जी, उसके माथे पर निशान देखा था मैंने। हाँ, कोई निशान तो था। मुझे भी याद है। कैसा निशान? बताओ हमें, कैसा दिखाई दे रहा था वो निशान? शुगर उस निशान को जमीन पर बनाकर बाबा को दिखा देती है। ऐसा निशान था बाबा जी। अच्छा, तो मैं समझ गया। ये निशान तो एक प्रकार के राक्षस का होता है। अभी पुस्तक में देखकर बताता हूँ। ओह, फिर से राक्षस। ना जाने कितने राक्षस हैं इस दुनिया में। तो बाबा जी एक पुरानी पुस्तक निकालते हैं और उसमें उस निशान के बारे में देखते हैं। इन राक्षसों का वास वहां होता है जहां ढेर सारे चमगादड़ हो, और इस पुस्तक में लिखा है कि ये प्राणी काला नगरी नामक स्थान पर रहते हैं। क्योंकि ये स्थान काफी रहस्यमयी है, इसीलिए पुस्तक में इसकी जानकारी नहीं लिखी गई है। तो बाबा, हम उस रास्ते पर कैसे जाएंगे? हाँ बाबा जी, कोई तो मार्ग सुझाइए हमें। ठीक है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताता हूँ। इसके बाद बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें रास्ते के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो सबको बता देते हैं। लेकिन फिर भी पूरा रास्ता उन्हें खुद ही पता करना था। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। करण, तुम परेशान मत हो, मैं उस चमगादड़ की खुशबू को अच्छे से पहचान लूंगा। तुम हिम्मत रखो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्थान कहाँ पर है? अगर हम ये पता लगाएं कि वे चमगादड़ किन चीजों को खाते हैं, तो शायद हम उन तक पहुंच जाएं। लेकिन ये पता लगाने से हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? अरे टॉबी, अगर वो किसी विशेष फल, फूल या फिर कीट पक्षी को खाते हैं, और जहाँ पर उन फल कीट की संख्या ज्यादा हो, उस जगह पर अगर हम जाएं, तो कुछ पता चल सकता है। हाँ, हो सकता है उनका कोई साथी हमें वहीं मिल जाए, तो हम उसका पीछा करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये तुमने सही बुद्धि लगाई है लव, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपनी माँ के कमरे में एक फल देखा था। माँ वो फल नहीं खाती। हो सकता है कि वो प्राणी ही मेरे घर में रहकर वही फल खाता होगा। तभी पता करते करते वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे वैसे फल थे। हाँ, ये तो वही फल है जो मैंने अपने घर में देखा था। तो अवश्य वो स्थान भी आसपास ही होगा। तो चलो ढूंढते हैं। और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वहां पर एक गुफा मिलती है जो देखने में काफी भयानक लग रही थी। यहाँ पर गंध बिल्कुल उसी प्राणी की तरह ही आ रही है। अंदर केवल वधिराज, मैं और कर्मजीत ही जाएंगे, और बाकी सब यहीं बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है करण, तुम लोग यहाँ से जाओ। और तीनों लोग चुपके से अंदर जाते हैं। वहां उसे एक बड़ा चमगादड़ दिखता है जिसने ताज पहना था, और वो दूसरे चमगादड़ से बात कर रहा था। मैं बहुत दुखी हूँ, ना जाने मुझे मेरे श्राप से कब मुक्ति मिलेगी। मेरे श्राप के कारण मेरा अभी तक विवाह भी नहीं हो पाया। आप परेशान ना हो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पीला चमगादड़ आ जाता है और वो कुछ लोगों को कैदी बनाकर अंदर ले जाता है। अंदर सभी लोग देखते हैं कि वहां पर करण की माँ भी है, जिसे मम्मी की तरह बनाया हुआ है, एकदम सफेद कपड़ों में लिपटाकर। ये तूने क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, वह अभी जीवित है, परंतु जल्द ही मर जाएगी। मैं उसे मार दूंगा। देखो, हमें पता है कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। हाँ, और बदले में तुम मेरी माँ को छोड़ दो। तुम क्या समझते हो, ये कोई छोटी बात? आज तक कोई भी श्राप को तोड़ नहीं पाया। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तुम चिंता मत करो, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम में भी शक्ति है, हम ऐसा कर सकते हैं। और उन तीनों के बहुत समझाने के बाद राजा मान जाता है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। इसके बाद राजा मंत्र पढ़ता है और राजा चमगादड़ उन तीनों को एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उसकी जड़ें काफी फैली हुई हैं, और उस वृक्ष से थोड़ी दूर पर ही महादेव का मंदिर है। देखो, यदि इस पेड़ के पत्तियों को महादेव के मंदिर की सीढ़ियों से स्पर्श करा दिया जाए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि पेड़ की पत्तियों को काटना नहीं है
और ऐसा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। परंतु ये कैसे संभव हो पाएगा? ये पेड़ बहुत भारी है, पर मेरे लिए तो इस कार्य में कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगा। तुम एक राक्षस हो, लेकिन ये कार्य एक इंसान को करना होगा, राक्षस को नहीं, तभी मुझे इसका फल मिलेगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। अब कौन करेगा ये कार्य? मुझे तो कोई बलशाली इंसान नहीं नजर आते यहाँ, लेकिन करण की माँ को बचाने के लिए ये करना अति आवश्यक है। और थोड़ा सोचने के बाद करण अपना मन बना लेता है। मैं करूंगा ये कार्य। लेकिन कर्ण, तुम इतना बड़ा पेड़ नहीं उठा सकते। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अपनी माँ की रक्षा करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि तुम सफल हो जाओ। हे महादेव, मुझे शक्ति देना, मुझे मेरी माँ को बचाना है। हर हर महादेव। और करण अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी भुजाओं का इस्तेमाल कर के उस बड़े और विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है और ऐसे ही उस पेड़ को महादेव के मंदिर के पास ले जाकर उनकी सीढ़ियों से स्पर्श करवा देता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और सभी महादेव को प्रणाम करते हैं। राजा चमगादड़ ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। इतनी शक्ति, वो भी एक बालक में, ये कैसे संभव हो सकता है? सभी लोग मंदिर के पास जाते हैं और करण उस पेड़ को वहीं मंदिर के पास ही वापस लगा देता है। लगता है करण, तुम्हें एक नई शक्ति मिली है, तुम बहुत ही बलवान हो चुके हो। हाँ करण, तुम्हारी भुजाओं में नई शक्तियों का वास हुआ है। हाँ मित्रों, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। तुम्हारे नेक कर्मों से ही प्रसन्न होकर देवताओं ने ही तुम्हें ये शक्तियां दी हैं। जय हो, जय हो। हमें तो अपने नेत्रों में यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम तो कमाल हो करण। धन्यवाद आपका। हमें प्रसन्नता है कि आपका श्राप अब खत्म हो चुका है। हाँ बालक, ये तो सत्य है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और वे उस स्थान से दोबारा गुफा में आ जाते हैं। राजा जी, कृपया आप मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहर जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? हमें आप सबकी मेहमान नवाजी करने का एक मौका तो दीजिए। तभी एक नौकर चमगादड़ उनके लिए थाली में लड्डू लाता है। नहीं राजा जी, हमें भूख नहीं है। कृपया करके आप करण की माता जी को मुक्त कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। पहले मुंह तो मीठा कर लो, लड्डू खाओ। नहीं राजा जी, हमारी अभी लड्डू खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मेरी माँ को यहाँ ले आइए जल्दी से, हमें देरी हो रही है। अच्छा, नहीं खाओगे तुम सब? राजा के बहुत समझाने पर भी वे लोग लड्डू नहीं खाते तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे का भाव बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। करण, ये क्या? वो तीनों हैरान थे कि राजा उनके साथ आखिर क्या करने की सोच रहा था। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजा चमगादड़ करण की मां को छोड़ेगा या नहीं। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस तिलस्मी सफर पर।